हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने वेव्स वाला पार्ट कराया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम पीएम वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर पीएम वेव्स। पीएम वेव से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
ना कि वो मैनेजमेंट बताएगा यार हॉलीडे मिलेगा कि नहीं मिलेगा समर हॉलीडे। मैनेजमेंट बताएगा। वैसे भी समर हॉलीडे लेके करोगे क्या अभी? कोरोना है चारों साइड। सानी का हार्ड कॉपी जो तुम्हें मॉड्यूल की मिल जाएगी जब सेंटर ओपन होंगे। बीच में ओपन करेंगे सेंटर, थोड़े से केस कम होने पर देखते हैं, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं। तो दे क्रिएट परपेंडिकुलर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन क्रिएट करता है ये। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन अपने पास मान लो ये प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का विच प्लेन इट इज, एक्स वाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं। आदित्य मैंने बताया होमवर्क डिफरेंट बुक में करो, सही रहेगा। में भी कर सकते हो बट डिफरेंट बुक बनाओगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस टाइप से एक्स वाई प्लेन में है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर प्लेन इस टाइप से। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन कौन से प्लेन में हुए? ये हो गया हमारे पास एक्स जेड प्लेन। ओके, तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं। मैं ग्रुप पर एक जीआईएफ सेंड कर रहा हूँ। वहां से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। वो जीआईएफ में नहीं गया, वो इमेज में गया। देखो तो मैं तुम्हें इससे सेंड करता हूँ।
वैसे तुम्हें जितने का है उससे भी थोड़ा आइडिया लग ही रहा होगा। बाकी अभी देखो, एक लिंक सेंड किया, उस लिंक पर क्लिक करो। ग्रुप पर एक लिंक सेंड किया, उस पर क्लिक करो। सर वाई हैव यू रिटर्न एक्स वाई? अरे मैं बता रहा हूँ कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन कौन से प्लेन में लिए एंड मैग्नेटिक फील्ड के कौन से प्लेन। दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन एक्स वाई प्लेन में हो गए एंड मैग्नेटिक फील्ड के किस में हो गए, एक्स जेड। ठीक है, और जो ग्रुप पे मैंने सेंड किया है वो एक बार देखो। तो वहां पर तुम साफ साफ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो बी जो है ना, जो मैंने ग्रुप पे सेंड किया उसमें बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देख सकते हो ना साफ साफ तुम कैसे मूव हमारे पास वेव्स मूव कर रही है। ये ऐसे जा रही है ना, और दूसरे वाले ऐसे जा रहे हैं। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? ग्रुप ग्रुप मैंने जो ग्रुप पे सेंड किया उससे समझ आया कि नहीं आया सबको? तो परपेंडिकुलर ऑसिलेशन है। और तुम एक चीज और ध्यान से देखोगे कि यार जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तभी मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी जीरो हो गया। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट साइड चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट साइड चला गया। ओके, तो इस टाइप से साथ साथ मूवमेंट चल रहा है, बट वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है उसमें। तो है ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने ग्रुप पे भी तुम्हें सेंड कर दिया कि मूवमेंट कैसा हो। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन जो है वो आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस इट इज, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स जेड प्लेन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ड्यू टू ईएम वेव्स। किया सबने? यानी कि जरूरी नहीं कि एक्स वाई में ही रहेगा, दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं एक्स वाई में लूंगा तो ये एक्स जेड मिलेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। वो एक्स वाई और एक्स जेड हमने इसलिए लिखा है कि वो परपेंडिकुलर है ये दिखाने के लिए। क्लियर सबने? सो ये ईएम वेव्स का फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब ईएम वेव्स जो है इनके लिए किसी मीडियम की जरूरत है। ठीक है, तो ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन या ट्रेवलिंग, दैट इज they can travel in vacuum also.
ठीक है। तो देखो ये अपने पास जो लाइट है ना, लाइट, सनलाइट वगैरह या कोई भी लाइट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही टाइप, ईएम वेव्स का ही टाइप है। देखो सनलाइट अर्थ पर आ रही है, बीच में ऑब्वियसली वैक्यूम भी है, बट फिर भी आ रही है। लेकिन अगर मैं साउंड वेव की बात करूंगा तो साउंड वेव के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में नहीं आएगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ बीच में वैक्यूम होता तो तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्योंकि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करे। ओके, तो ईएम वेव के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा जितने भी ईएम वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। ओके, तो ईएम वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ब्रैकेट में, अच्छा इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जितनी भी ईएम वेव्स हैं वो सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो ईएम वेव्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ईएम वेव्स फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, याद है फ्रीक्वेंसी क्या होता था, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी सी बाय वेवलेंथ इज लैम्डा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा ईएम वेव के लिए।
हो गया सबका ना? नाउ EM वेव्स के एग्जांपल दे लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ EM waves are तो देखो जिस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में तुम्हें लिखना है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे एंड कॉस्मिक। तो ये अपने पास EM वेव्स के एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, डाउन द ग्रुप मतलब अगर हम बात करें, मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो ये जो ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ जो है वो कम। ठीक है। सो रेडियो वेव जो है उसमें उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम होगा, एंड वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। एंड कॉस्मिक रे जो है उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टेस्ट वेव। क्लियर है? बाकी विजिबल की अगर हम बात करें तो विजिबल में वॉयलेट से लेकर रेड तक रहता है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वॉयलेट की या रेड की? रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वॉयलेट की ज्यादा होती है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा होती है। ओके, सो विद योर हम यहाँ पर देख सकते हैं ओके। सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी, मैक्सिमम, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम। ओके, सो इंफ्रारेड के पास वाला रेड है और अल्ट्रावायलेट के पास वाला वॉयलेट। तो रेडियो वेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव से ज्यादा होगी इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड से ज्यादा होगी विजिबल की, विजिबल से ज्यादा होगी अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एक्सरे की, एक्सरे से ज्यादा गामा रे, सबसे ज्यादा कॉस्मिक की। अच्छा, सभी का हमें वेवलेंथ वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट विजिबल वाले पार्ट का वेवलेंथ पता हो काफी है। सो वॉयलेट से लेकर रेड तक का अगर हम वेवलेंथ का ऑर्डर याद रखें तो इसका देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है रेड की, तो इसका जो वेवलेंथ है अप्रोक्सीमेटली 7600 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। तो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, ये अपने पास वेवलेंथ का रेंज हो जाएगा किसका, विजिबल। ऑब्वियसली जो ऊपर वाले हैं मतलब इंफ्रारेड, रेडियोवेव, माइक्रोवेव, इनकी वेवलेंथ जो है 7600 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, और नीचे वाले जो है अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे वगैरह, उनकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से कम हो। लिख लिया सबने? समृद्धि, विबग्योर वाले पार्ट में क्या होता है, विबग्योर में वॉयलेट का मतलब जो विबग्योर होता है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ होता था। विबग्योर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता था, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो विबग्योर में वॉयलेट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा और रेड का मिनिमम। लेकिन वेवलेंथ की बात करेंगे तो उल्टा, वेवलेंथ की बात करेंगे तो बढ़ रहा है। विबग्योर में ऐसे क्या है, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। ओके, सो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू से भी देख सकते हो तुम। अब तो बेसिकली ऐसे अपने पास क्या है, वेवलेंथ जो है कम हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है। तो ये विजिबल से ऊपर वाले पार्ट का वेवलेंथ ऑब्वियसली क्या होगा, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, राइट हैंड साइड नहीं, बराबर लिखा है, या बराबर लिखा है, हाँ। सो विजिबल से ऊपर वाले पार्ट का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, वेवलेंथ क्या हो रहा है, नीचे जैसे आ रहे हैं तो कम हो रहा है ना, तो विजिबल से ऊपर वाले पार्ट का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका वेवलेंथ 7600 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, और नीचे वाले पार्ट का जो वेवलेंथ है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से कम हो। यस सर, दिस ए बार मीन्स हर्ट्स ना, ए बार खाली का एंगस्ट्रॉम है भाई वो, दिस इज नॉट ए बार, दिस इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट होता था, वेवलेंथ का यूनिट होता था ना। ओके, लिख लिया सबने?
चलो क्वेश्चन लिखो। टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या टू ईएम वेव are differed by 10 raised to 15 hertz if wavelength of one of the wave is 2000 angstrom, then determine wavelength of another wave। तो दो ईएम वेव्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ऑब्वियसली डिफाइड बाय 10 raised to 15 हर्ट्ज मीन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है 10 raised to 15 हर्ट्ज है। तो हमें एक का वेवलेंथ दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का वेवलेंथ निकालना है। अनिकेत विबग्योर में फ्रीक्वेंसी बढ़े कम होता है, ठीक है। और ये मतलब ये जो ऑर्डर है विबग्योर वाला, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ जो है ये सबसे कम है और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसका वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम है और इसका वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली ये 7600 एंगस्ट्रॉम है और ये 3800 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम। इसका फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो वो तो सबको पता होगा ना विबग्योर में वो सब क्या है। विबग्योर का फुल फॉर्म तो पता है ना सबको, पता चला वही नहीं पता। विजिबल में अपने पास क्या है, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं ना वॉयलेट के अंदर, ये विजिबल के अंदर। तो उसमें रेड का फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होता है और येलो का, ये वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। अनिकेत रॉन्ग है, राहुल रॉन्ग है। यस राहुल करेक्ट है। तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू निकालो, एंगस्ट्रॉम।
अनिकेत रॉन्ग है। यस राहुल, करेक्ट है। वृष्टि करेक्ट है। मिहिका करेक्ट है। नहीं, मिहिका एक्चुअली रॉन्ग है। यूनिट में थोड़ा मिस्टेक है तुम्हारा। क्रीवा रॉन्ग है। अनिकेत, वो मीटर में भी तुम्हारा आंसर रॉन्ग है।
क्रीवा शॉनर रॉन्ग है। देखो करा देते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट वेव का जो वेवलेंथ है वो कितना दिया है? इट इज 2000 एंगस्ट्रॉम। सो लैम्बडा 1 इज 2000 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। अच्छा, नाउ इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? तो न्यू वन क्या हो जाएगा? देखो फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सी बाय लैम्बडा। सी बाय लैम्बडा 1, व्हाट इज सी? इट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्बडा इज 2 इंटू 10⁻⁻7। सो ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो फर्स्ट वेव का जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है। अब सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 10⁻15 हर्ट्ज है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल है। हो सकता है कि सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज ज्यादा हो, या हो सकता है सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज कम हो। तो सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या आ सकता है? तो न्यू टू कैन बी, क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है 1.5 इंटू 10⁻15 प्लस 10⁻15। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10⁻15 कॉमन लेंगे तो आएगा 2.5 इंटू 10⁻15। और दूसरा वैल्यू कौन सा हो सकता है? और दूसरा वैल्यू हो सकता है 1.5 इंटू 10⁻15 माइनस 10⁻15। तो यहाँ पर जब 10⁻15 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻15। ठीक है। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ सकती है सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी। सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी 10⁻15 ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि किसका ज्यादा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल है। तो एक तो 2.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इस वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा। दूसरा इस वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आंसर होगा। तो क्या होंगे आंसर? तो न्यू टू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लैम्बडा टू। तो लैम्बडा टू क्या हो गया? सी डिवाइड बाय न्यू टू। सी 3 इंटू 10⁸ एंड न्यू टू क्या है? पहले पहले फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं, जो कि है 2.5 इंटू 10⁻15। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻+10 मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 1200 एंगस्ट्रॉम। ओके, और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी? एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय कितना आया था लैम्बडा, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? इट इज 0.5 टू 10⁻15। तो ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया? ये 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आएंगी वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की दो वैल्यू आ रही थी। और फ्रीक्वेंसी की दो वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंस दिया है फ्रीक्वेंसी का, ये नहीं बताया कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, तो हो सकता है फर्स्ट वाली वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, या हो सकता है सेकंड वाली वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। ओके, तो दोनों को यूज करके हमें यहाँ पर दो वैल्यू।
हो गया सबका? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक थ्योरी आया था जिसे दिया था प्लांक ने। थ्योरी था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक ने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड, एंड फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्लांक, एनर्जी ऑफ EM wave is directly proportional to फ्रीक्वेंसी। ठीक है, EM वेव का जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा ये भी बोला गया था कि जब हमारे पास किसी ब्लैक बॉडी से एनर्जी एमिट होगी या फिर वो ब्लैक बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना। ब्लैक बॉडी कौन होता है? जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो जब भी किसी ब्लैक बॉडी से एनर्जी निकलेगी या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर जो है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होगा, और वो छोटे छोटे पैकेट्स को, ये छोटे छोटे बंडल्स को हम बोलते हैं क्वांटा। तो whenever a black body absorbs or emit radiation, the energy transfer takes place through small packets of energy called quanta। ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट जो होंगे एनर्जी के, इनको क्या बोलेंगे? क्वांटा बोलेंगे। और लाइट के केस में क्वांटा का एक अलग नाम हो जाता है फोटॉन। ओके,
So in the case of light, they are called photon. ठीक है, तो लाइट में जो हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोन। ओके, सो बेसिकली लाइट के थ्रू अगर एनर्जी आ रहा है तो उसमें क्या है, लाइट में फोटोन है, वो फोटोन के थ्रू एनर्जी आ रहा है। ओके, तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एमिट होगी तो उसमें बहुत सारे क्वांटा रहे। ठीक है, तो जो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगा स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो यस, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कोई काली, ब्लैक बॉडी मतलब जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसी को ब्लैक बॉडी। तो अगर एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लैक बॉडी चाहिए। हो गया सबका? कैसे? सबसे पहले तो जो एनर्जी वेव्स थी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। जैसे अगर हम मान लो बात करेंगे वॉयलेट एंड रेड, तो वॉयलेट एंड रेड में वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेड से, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो। समझ आया? ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि कोई ब्लैक बॉडी से जब एनर्जी एमिट होगी तो जैसे हमारे पास ये कोई ब्लैक बॉडी है, इससे एनर्जी एमिट हो रही है, तो इससे जब एनर्जी एमिट हो रही है, जैसे इसके बाद एक लाइट, दूसरा एग्जांपल है हमारे बल्ब है, ठीक है, बल्ब या ट्यूब लाइट, तो उससे हमें पता है लाइट निकल रही है, तो उस लाइट से जो एनर्जी आ रही है, जो लाइट बाहर आ रही है ना, वो लाइट बाहर ऐसे नहीं कि एकदम से आ गई है, एक बड़ा पार्टिकल कुछ आया, उस लाइट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल रहे होंगे या बहुत छोटे छोटे अपने पास
फोटोन रे। लाइट के केस में उनको क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। ओके, जब भी किसी ब्लैक बॉडी से एनर्जी एमिट होगी, या वो ब्लैक बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी मान लो 5000 जूल इसने एमिट, ठीक है, टोटल एनर्जी 5000 जूल। लेकिन वो 5000 एनर्जी जो है वो बहुत सारे क्वांटा के मिला के एनर्जी, समझ आया? जब भी कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, और ये पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। लाइट के केस में क्वांटा का अलग से नाम हो जाता है फोटोन। तो अभी हमने बताया कि एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना? सो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा ना। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा एच। नाउ यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है? तो हियर एच, इसको हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। एच को क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है ये होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट क्या होगा एच का? एच का यूनिट हो जाएगा ई का यूनिट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का यूनिट, तो ये हो जाता है जूल सेकंड। तो ये एच हो गया। नाउ ई इज इक्वल टू एच नहीं हो गया एनर्जी। अब देखो फॉर ईएम वेव्स इसको क्या लिख सकते हैं? फॉर ईएम वेव्स हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी बाई लैम्बडा होता है ना। तो ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा एच सी बाई लैम्बडा। ओके, लेकिन देखो हमें पता है एच कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी पता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एच सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एच सी क्या आता है? चलो एच सी का अलग से वैल्यू निकाले। तो एच सी क्या है? एच इंटू सी। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ तो ये हमारे पास कितना आ गया? दिस इज 19.86 इंटू 10⁻⁻26। इसको हम अप्रोक्सीमेटली, चलो पहले इसको लिख देते हैं हम, 1.986 इंटू 10⁻⁻25। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻20। ओके, 1.986 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.986 को हम लिख सकते हैं 2। ओके, तो ये कैलकुलेट करके आया 1.986 इंटू 10⁻⁻26, सॉरी 25। ओके, सो 1.986 को हम ले लेंगे 2, तो उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा एग्जैक्ट। ओके, सो ये वाली वैल्यू हम यूज कर लेंगे कि हमें बार बार एच और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा ना कैलकुलेशन करने में। इसके लिए हमने यहीं पर एफ सी का वैल्यू निकाल दिया, और इस एफ सी के वैल्यू को हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे एनर्जी निकाल। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? नाउ Hc को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जल्दी लिखवा देते। कुछ डाउट है क्या? बोलो। सर इधर ये यूनिट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 में है। ये जूल पर हर्ट्स होना चाहिए ना, ये सेकंड कैसे आया वो नहीं वही हो जाता, वही सेकंड ही हो जाएगा ना। हर्ट्ज मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हर्ट्ज मतलब पर सेकंड ही होता है ना, साइकिल पर सेकंड या पर सेकंड। तो पर ठीक है, सेकंड जूल होगा पर या हर्ट्ज बोल जूल सकता है, जूल पर हर्ट्ज भी बोल सकता है या जूल सेकंड भी बोल और ये 2 इंटू सकता है। 10⁻⁻25 का क्या यूनिट होगा? क्या होगा तू बता, क्या होगा? जूल सेकंड इंटू वेलोसिटी होगा तो मीटर्स पर सेकंड, तो देख, जूल। एच का यूनिट क्या होगा? ई इंटू लैम्बडा का यूनिट। हाँ ई का यूनिट क्या है? जूल। और हाँ। लैम्बडा का क्या? मीटर। तो अगर तुझे इसका भी यूनिट देखना है तो इट इज जूल मीटर, जूल इंटू मीटर। अगर इसका तुझे यूनिट पता करना है तो इट इज जूल इंटू मीटर। ओके सर। लेकिन उसकी जरूरत उतनी है नहीं, वो कोई पूछेगा नहीं। वो तो जस्ट हम क्या बोल रहे हैं, एच को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आगे तो फॉर्मूला आएगा हमारे। तो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ई इज इक्वल टू था एच सी बाई लैम्बडा। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, एच सी का वैल्यू हमारे पास आया 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाई लैम्बडा। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये एक फोटोन के लिए आई है, ठीक है, और 1 फोटोन। लेकिन हमारे पास तो एक से ज्यादा फोटोन हो सकते हैं। तो फॉर एन फोटोन्स क्या हो जाएगा एनर्जी? तो पावर -25 डिवाइड बाय लैम्बडा। यहाँ पर जो लैम्बडा इट इज इन मीटर और एनर्जी जो है वो जूल में आ रहा है। ठीक है। तो अगर हमें वेवलेंथ पता हो मीटर में और नंबर ऑफ फोटॉन्स भी पता हो कि कितने फोटॉन्स हैं, तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, जूल। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट आती है जो कि यूज होगी यहाँ पर। वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ईवी इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एक एनर्जी का यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर अब देखो क्या है कि आगे मैक्सिमम टाइम तुम्हें एनर्जी जूल में नहीं दी होगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में दी होगी। एंड लैम्बडा जो है वो एंगस्ट्रॉम में दिया होगा। तो
ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इसमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्जन करने के बाद में हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाता है, n इंटू 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना यहाँ पर जो एनर्जी है ये कौन सी यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अगर तुम्हें एनर्जी जूल में निकालनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ऑब्वियसली ऊपर वाले फॉर्मूले में लैम्बडा मीटर में लेना है और नीचे वाले फॉर्मूले में लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में लेना है। यस प्रियस, 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to power minus 19, that is nothing but charge on 1 electron. ठीक है, तो सेकंड वाले फॉर्मूले में जो एनर्जी है वो कौन सी यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में जो एनर्जी है वो जूल वाली। यस समृद्धि, मतलब जनरली फोटोन के बारे में पूछा जाता है, दैट्स व्हाई फोटोन लिखा है, अदरवाइज क्वांटा जो है वो उसके लिए भी सेम ही रहेगा, बिकॉज बस लाइट के केस में क्वांटा को फोटोन बोलेंगे, बाकी जगह क्वांटा ही। ठीक है, तो फोटोन की वजह से तुम क्वांटा भी लिख सकते हो उसको, बट मैक्सिमम टाइम क्या लाइट की बात की जाती है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन फोटोन। अनिकेत बोलो क्या डाउट है। सर ये 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से 12,400 कैसे आया? अरे कन्वर्जन से आया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है और लैम्बडा को मीटर में कन्वर्ट किया है, ये दोनों कन्वर्जन के बाद याद रखना। यहाँ पर जूल है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया गया है और इधर जो मीटर उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया है, दो कन्वर्जन की, तब जाके ये आया। यस सर। लिख लिया सबने? तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एनर्जी निकालना और वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एनर्जी दोनों यूनिट में निकालना है, जूल में भी निकालना है एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है, दोनों यूनिट में एनर्जी चाहिए।
यस प्रेस करेक्ट है। सहस्रा रॉन्ग है। अक्षत रॉन्ग है। राहुल देसाई एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है। सानिका रॉन्ग है। मधुकर करेक्ट है। कशिश करेक्ट है। मीका एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है। आहान रॉन्ग है। आदित्य रॉन्ग। अनिकेत ऑल्सो रॉन्ग। अनिकेत एनर्जी का यूनिट पहली बात तो जूल मीटर नहीं होता, जूल मीटर एससी का यूनिट था, एनर्जी का यूनिट जूल होगा। कशिश रॉन्ग है। समृद्धि रॉन्ग है। राहु रॉन्ग है। वृष्टि करेक्ट है। मृदुल करेक्ट है। रोहित एक करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। शौनक करेक्ट है। प्रेयस करेक्ट। प्रेयस पावर में थोड़ा रॉन्ग किया है। सुतेश रॉन्ग। आहान करेक्ट। हाँ प्रेस नाउ पावर राइट है। श्रेयस करेक्ट है। अथर्व करेक्ट है। रीवा फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाले में पावर में थोड़ा मिस्टेक किया है। तो मैक्सिमम का करेक्ट ही आ रहा है। तो देखो एंगस्ट्रॉम में दिया हमें वैल्यू। नाउ एंगस्ट्रॉम में दिया है तो डायरेक्ट अच्छा नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं दिया तो ऑब्वियसली 1 ही लेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ओके तो कितना आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो या तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा के जूल में निकाल लें या फिर इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3.1। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है दिस इज 4.96 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, तो दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, पहले हम लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करें। तो ये एंगस्ट्रॉम था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इंटू 10⁻⁻10 आएगा। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो अभी एनर्जी जूल में क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻। तो ये आ गया अपने पास 0.5 इंटू 10⁻⁻18 या फिर 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ऑलमोस्ट सेम। ओके तो कैसे भी कर सकते थे तुम, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है जूल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है। तो जूल वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, लैम्बडा हमें किस में चाहिए होता है मीटर। पहले लैम्बडा को मीटर में कन्वर्ट किया देन उस मीटर वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो आंसर जूल में आया।
ठीक है, आगे चले। तो आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, ये वाला फॉर्मूला, इससे हम पावर वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या? एनर्जी इन जूल इज इक्वल टू एन इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्बडा इन मीटर। ठीक है, सो पावर क्या है? पावर इज एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। पावर का यूनिट क्या होगा? वाट, दैट इज जूल पर सेकेंड। सो एनर्जी वाले फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड कर, टाइम ऑब्वियसली सेकंड में लेना। तो n इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय टाइम सेकंड में लेंगे, लैम्बडा तो ऑब्वियसली मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाए। लिख लिया सबने? ओके, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो डिटरमाइन number of photons emitted per minute from a 100-watt bulb if wavelength of bulb, sorry, wavelength of photon is 5000 angstrom। तो एक बल्ब है, उससे 5000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन निकल रहे हैं। उस बल्ब का पावर है 100 वाट। तो हमें ये बताना है कि इससे पर मिनट कितने फोटोन निकल रहे हैं।
नो प्रीवा, रॉन्ग है। कशिश रॉन्ग है। मृदुल आई थिंक करेक्ट है तुम्हारा। रेयर्स करेक्ट है। मिहिका करेक्ट है। अनिकेत करेक्ट नहीं है, अनिकेत रॉन्ग किया कुछ। वृष्टि करेक्ट है। क्षितिज रॉन्ग है। मधुकर रॉन्ग है। अच्छा मधुकर, मधुकर करेक्ट है। पत्थर करेक्ट है। राहुल करेक्ट है, राहुल देसाई। समृद्धि रॉन्ग है। गीतिका रॉन्ग। अनिकेत करेक्ट। अक्षत करेक्ट। काफी लोगों के देखो करेक्ट आ रहा है आंसर। तो क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही करना है, ज्यादा है नहीं। तो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, अच्छा लैम्बडा क्या है, सबसे लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 5 × 10⁻⁷ ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू 2 × 10⁻⁻25 डिवाइड बाय टाइम जो है हमें पर मिनट बोला है, तो कितना मिनट हो गया, 60 सेकंड है ना। टाइम सेकंड में लेना है। इसके अलावा लैम्बडा किस में आना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ से जब हम n निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी देखो, तो ये आ जाएगा अपने पास 15 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 10⁻⁻25 दैट इज नथिंग बट 15 × 10⁻21 या फिर 1.5 × 10⁻22। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप में नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट मिल जाएंगे। ऑब्वियसली पर मिनट मतलब टाइम लेना है, सेकंड में कितना, 60 सेकंड। एंड लैम्बडा जो है वो हमें मीटर में लेना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क जो है वो रहेगा फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 7 to 15। इसमें से 2 क्वेश्चन हमने आई थिंक ऑलरेडी 2 या 3 क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए थे लास्ट टाइम, है ना, तो वो तो कर ही लिए होंगे तुमने। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 15 में जितने भी होमवर्क में नहीं दिए लास्ट टाइम वो भी होमवर्क। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं। चलो बाय।